सफर तेरे साथ। 38 रेड हॉट चटैक। एक जोरदार आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। दिशा लाल आंखें लिए हाँफती हुई आरव को गुस्से में देख रही थी। वहीं आरव हैरानी में चेहरा एक तरफ झुकाए उसे देख रहा था। अभी इन कुछ क्षणों में क्या हुआ उसे खुद मालूम नहीं चला। उसके दिमाग के एक कोने में पुराना अतीत घूम रहा था और दूसरा कोना उसे ही इस वक्त दोषी कह रहा था। आरव कुछ करता या कहता उससे पहले ही दिशा बोल उठी। आप जानते हैं यहाँ आए हुए मुझे मुश्किल से 3 दिन हुए थे मिस्टर रघुवंशी, और आपने इन 3 दिनों में ही मेरे चरित्र को लेकर सवाल खड़े कर दिए। मैं समझती थी, वह मुट्ठियां कसते हुए बोली, समझती थी कि जरूर आपके गुस्से के पीछे भी कोई वजह होगी। इंसान बेमतलब इंसानों से इतनी नफरत नहीं करता, मगर एक लड़की जो आपकी कुछ लगती भी नहीं। यह सुनते ही आरव की आंखें खड़ी हो गईं। दिशा ने आगे कहा, जो बस यहाँ अपनी जिंदगी जीने का सहारा ढूंढने आई थी, उसके ही आत्मसम्मान पर आपने कीचड़ उछाल दिया। उसने गुस्से में अब 4 कदम आगे बढ़कर आरव के कॉलर को अपनी हथेलियों में लेकर वह बुत बने आरव को झकझोर कर बोली, कहिए, होते कौन हैं आप? उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वहीं आरव की नजरें अब शर्मिंदगी से झुक गईं। उसके गले में सांसें अटक सी गईं। तभी दिशा ने एक जोरदार झटके के साथ आरव को खुद से दूर झटक दिया। वह खुद भी उससे दूर होती हुई बोली, कोई नहीं है आप मिस्टर रघुवंशी, केवल एक खुदगर्ज इंसान है। अरे इतने तो संस्कार दिए ही होंगे ना आपके माँ बाप ने जो आप। दिशा इसके आगे कुछ कहती कि उससे पहले आरव ने गुस्से में झटके से उसके कंधे पकड़ लिए। वह उसकी आंखों में पागलों की तरह देखता हुआ बोला, मेरी माँ को इन सबके बीच में मत लाइएगा। और वह दिशा को दूर झटक कर दूसरी तरफ पलटता हुआ आंखें इधर उधर करते हुए बोला, सॉरी, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मैं बस काफी गुस्से में। उसने इतना ही कहा था कि तभी दिशा को हंसी आ गई। गुस्सा? उसने धीमे से कहा, इतना खींच उसके समय आगे दोबारा बोले थे, गुस्से में आपको यह हक किसने दिया कि आप मुझसे सवाल करें? क्या कहा था आपने? मैं 10 आदमियों के साथ सोती हूँ? अरे मैं यहाँ भी आपसे माफी मांगने आई थी, मगर आप जितना मतलबी इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मगर खैर, जो अपने परिवार का नहीं हुआ वह मेरा क्या खाक होगा। यह कहते हुए वह उसे देखने लगी। वहीं आरव की नजरें एक बार फिर नीचे हो गईं। वह दिशा को इग्नोर करने की कोशिश करता हुआ बोला, देखिए, मैं कह रहा हूं ना, वह सब बस मेरे मुंह से गुस्से में निकल गया था, और वैसे भी आप मेरी एम्प्लॉय हैं तो सही ही एक थे, तो इसकी आदत। उसके मुंह से इतना सुनकर दिशा तुरंत उसकी तरफ अपनी उंगली कर बोल उठी, काम करती हूँ आपके यहाँ, आपने खरीदा नहीं है मुझे। यह कहते हुए उसकी निगाहें उसकी निगाहों पर थीं। हम, जो दिशा कभी आरव के सामने आने से डरती थी, आज वह उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे लड़ रही थी। वह दोबारा बोली, एक और बात, काम कर भी रही हूं तो हमेशा के लिए नहीं, बस बहुत जल्द ही मैं यह काम खत्म होते ही। उसने इतना ही कहा था कि तभी आरव का फोन बज उठा। आरव, जिसकी नजरें दिशा पर थीं, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। फोन सामने था, बस बजता जा रहा था। मगर दिशा की नजरें जैसे ही उस पर गईं, वैसे ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वहीं आरव ने जब उसे एक ही ओर देखते पाया तो उसकी नजरें भी टेबल पर गईं जहां उसका फोन बज रहा था। नंबर अननोन था। यह देखते ही उसकी आंखें भी सिकुड़ गईं। वहीं दिशा हैरानी में बड़बड़ाई, ये तो रिम का नंबर है, रिम इन्हें फोन क्यों कर रही है? उसने ये सोचा ही था कि आरव ने बिना देरी किए आगे बढ़कर फोन उठा लिया। उसका फोन पहले ही स्पीकर पर था। कॉल उठते ही दूसरी तरफ अमन की लड़खड़ाती आवाज आई, सर, डॉक्टर अभी अभी यहाँ से गई हैं। रिम की हालत अभी भी नाजुक है। गोली उन्हें छू कर गई थी, इस वजह से वह बेहोश हैं। गोली! यह शब्द दिशा के कानों में गूंज गया। वह कांपती हुई बोली, गोली? रिम को गोली लगी है? यह कहते हुए उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वहीं अमन की बात सुनकर आरव की नसें भी तन गईं। उसे इस वक्त खुद पर ही बेहद गुस्सा आ रहा था। क्या जरूरत थी उसे अमन को वहां भेजने की? पहले भी यह सब हुआ था, अब फिर? आरव अपना माथा रगड़कर बोला, कहाँ हो तुम? यह सुनते ही अमन आगे बोला, सर, वही पास के ही होटल में। यह सुनते ही आरव ने फोन रख दिया। फोन कटते ही वह बिना किसी भाव के दिशा को बिल्कुल अनदेखा कर तेजी में वहां से आगे बढ़ने लगा। वह एक कदम ही आगे बढ़ा था कि तभी अचानक उसके कदम अपनी जगह पर जम गए। वह आंखों में सिकन लिए पलटा। उसकी कलाई दिशा ने पीछे से पकड़ी थी। दिशा उसकी बात बिना सुने कांपते हुए बोली, मुझे रिम के पास जाना है। कैसी है वह? मुझे अभी उससे मिलना है, मैं आपके साथ चलूंगी। आरव उसे रोकना चाहता था, मगर न जाने क्या सोचकर वह चुप हो गया। वह तुरंत बोला, जल्दी करिए, मैं गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूँ। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। वहीं उसके जाते ही दिशा अपनी जगह पर जम सी गई। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे। वह धीरे से बोली, रिम को गोली लगी है, मगर यह सब कैसे? यह कहते हुए उसकी आंखें दर्द में दोबारा भर गईं। वह भी तेजी में उस कमरे से निकल गई। उधर हॉस्पिटल के बाहर, पास के ही एक कैफे के बाहर काफी कम हलचल थी। श्रेयांश वहां तक रश्मिका का हाथ पकड़ कर आया। वहां आते ही उसने सामने ही एक टेबल पर उसे बिठा दिया। श्रेयांश रश्मिका से बोला, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। उसकी बात सुनकर रश्मिका उसे रोकते हुए बोली, नहीं, तुम नहीं।
मैं लेकर आती हूँ, रुको। उसने इतना कहते हुए अपना पर्स निकाला ही था कि श्रेयांश का मन उदास हो गया। वह मन ही मन बोला, बेचारी कितनी शर्मीली है, मुझसे मदद भी नहीं मांग पा रही। श्रेयांश अपने ख्यालों को झटकता हुआ तुरंत बोला, नहीं, मैं लेकर आता हूँ, तुम यहीं इंतजार करो। यह बोलकर वह रश्मिका की बिना कुछ सुने वहां से अंदर चला गया। वहीं रश्मिका हैरानी में बोली थे, अरे मगर मेरी बात तो सुनो के। वह अपना पर्स उसकी तरफ करते हुए बोली, मगर श्रेयांश वहां से चला गया था। रश्मिका उसे जाता देख बड़बड़ाई, बाकी कोई बात नहीं, बिल मैं पे कर दूंगी। उसने इतना ही कहा था कि तभी पीछे से उसके कानों में कोई आवाज आई, मैम आप यहाँ हैं? आवाज सुनते ही रश्मिका पीछे पलटी। सामने उसके डैड के ही कुछ आदमी खड़े थे। रश्मिका को देखकर वह उसके पास आए तो रश्मिका भी अपनी जगह से खड़ी होती हुई बोली, अंकल कहाँ थे आप सब? यह सुनते ही एक आदमी आगे आया और बोला, बेबी हम आपको ही ढूंढ रहे थे, बड़े सर का भी फोन आया है। मुझे लगता नहीं बेबी कि आपको उनसे और झूठ कहना चाहिए था। तभी एक और आदमी बोले, और बेबी हम तो वैसे भी रघुवंशी पैलेस जाते, फिर आप यहाँ अलग क्यों रह रही हैं? उन सभी के सवालों को बढ़ता देख रश्मिका बीच में बोली, बस करिए अंकल, वैसे भी मैं अभी आरव के साथ नहीं रहना चाहती, मैं कुछ समय अकेले बिताना चाहती थी, बस इसलिए सबसे झूठ बोला। और रही बात डैड की, तो उन्हें अभी कोई कुछ नहीं बताएगा, आप भी नहीं। और प्लीज अब हमें वापस निकलना चाहिए, वैसे भी शाम होने वाली है। मेरे पास बस आज की ही रात है सोचने के लिए कि मुझे आगे क्या करना है। यह कहकर वह बिना किसी को देखे तेज कदमों से आगे बढ़ गई। वह आगे बढ़ रही थी मगर दिल की धड़कनें बेचैनी में उससे तेज आगे निकल गई थीं। कुछ ही मिनटों बाद श्रेयांश कैफे से बाहर निकला। हाथों में 2 कॉफी मग लिए टेबल के पास पहुंचा, मगर आसपास वहां रश्मिका कहीं भी नहीं थी। श्रेयांश की आंखें छोटी हो गईं। वह हैरानी में बोला, अब यह कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। उसने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नज़र सामने एक गाड़ी पर गई। उसके ठीक सामने एक लड़की खड़ी कुछ आदमियों की बात सुनती हुई गाड़ी में बैठ रही थी। उसे देखते ही श्रेयांश की आंखें फैल गईं। वह बोला, यह लड़की कहीं दोबारा किसी को तो नहीं ठगने चली गई? यह कहते हुए वह 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि तब तक रश्मिका उन आदमियों के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। उसे जाता देख श्रेयांश का दिल आगे भागकर उसे रोकने का किया। अब यह सामने वाले की मदद थी या क्या, उसे खुद नहीं मालूम था, मगर वह रश्मिका को ऐसे जाने नहीं देना चाहता था। मगर फिर वह खुद में ही शांत होता हुआ बोला, हटाओ। उसने थके हुए अंदाज में सांस खींची और फिर कहा, अब इस कॉफी का क्या करूं? यह कहते हुए ही वह वहां वापस बैठ गया। वह मन ही मन उसके बारे में सोचता हुआ बोला, वैसे जमाना जैसा है, वैसे मैं तो अब मेरे भी दिन यही सब करने के आ रहे हैं। कुछ कर श्रेयांश बेटा, वरना तेरी हरकतें जैसी हैं वैसे तू कहीं टिक नहीं पाएगा। श्रेयांश खुद से बोल कॉफी के घूंट भरने लगा। उसे एक बार फिर रिम का ख्याल आया। उसने अपना फोन देखते हुए कहा, पहले रिम को बता दूं कि मुझे आने में समय लगेगा। यह कहते हुए उसकी नजर अपने फोन पर वक्त पर पड़ी। टाइम देखते ही वह बोला, अरे अब तक तो वो शौर्य का बच्चा भी घर आ गया होगा। उसने शौर्य को फोन मिलाने की सोची, मगर फिर उसके हाथ बीच में रुक गए। वह बोला, वहां से आकर वह पक्का थक कर सो गया होगा। मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले दिशा से ही बात कर लेता हूँ। यह कहते ही उसने दिशा को फोन मिला दिया। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक अंधेरे कमरे में हल्की हलचल सी मची। अचानक एक तेज आवाज के साथ उस बंद कमरे का दरवाजा खुला। वही रिसेप्शनिस्ट फोन पर बात करती हुई अंदर आई, कांपते हाथ और डर में भरी आंखें। उसने तुरंत आगे बढ़कर इधर उधर हाथ मारा, सामने बड़े से रैक पर और कई शेल्फ के ऊपर, मगर जो वह वहां ढूंढने आई थी वह उसके हाथ नहीं लगा। वह वापस सीधे होते हुए फोन पर बोली, मैडम मैंने चेक किया मगर यहाँ एक भी फाइल नहीं है, लगता है वो सब पहले ही जल चुकी हैं या फेंक दी गई हैं। उसकी आवाज़ लड़खड़ाई। वहीं दरवाजे के पास में ही अंधेरे के पीछे एक शख्स खड़ा उस लड़की की सारी बातें सुन रहा था। वह धीरे से बोला, मुझे इस वक्त यहीं छुपे रहना चाहिए। भाई के मुताबिक इसे जाने ही देना होगा, क्योंकि अगर अभी किसी को कोई भी भनक लगी तो सारी बाजी हमारे हाथ से निकल जाएगी। यह सोचते हुए वह परछाई धीरे धीरे वहां से दूर हटने लगी, क्योंकि वह रिसेप्शनिस्ट वापस दरवाजे की ही तरफ बढ़ रही थी। बाहर आते ही उसने दरवाजा बंद किया, वैसे ही फोन पर बात करती हुई वहां से निकल गई। उसके जाते ही वहां एक आदमी भागता हुआ आया। उसकी नजरें जैसे ही दीवार के पास खड़े आदमी पर गईं, वैसे ही वह बोल उठा, रुद्र सर, मैंने हर जगह की तलाशी ली मगर यहाँ वो फाइल नहीं है। सारी डिटेल्स 5 साल के अंदर की हैं। मुझे लगता नहीं 20 साल पहले हुए इंसिडेंट की कोई खबर हमें यहाँ मिलेगी। उसकी बात सुनकर रुद्र वही मुस्कान लिए पलटा और अपने आदमी को देखकर बोला, खबर मिल गई है वीर, बस अब भाई को सच बताना है। भले ही हमें उस डॉक्टर का पता नहीं मिला, मगर उससे जुड़े कई राज बहुत जल्द ही हमारे सामने होंगे। मुझे भाई पर पूरा भरोसा है। मगर वहीं रुद्र एक सांस छोड़कर बोला, तुम उस रिसेप्शनिस्ट की सारी डिटेल्स निकलवाओ, साथ साथ अपने हैकर से बात करो। मुझे उसके कॉल की भी सारी डिटेल्स चाहिए। मैं वापस ऑफिस जा रहा हूँ भाई से बात करने। यह सुनकर वीर सिर हिलाकर जल्दी में निकल गया। वहीं रुद्र भी अब बिना एक पल गंवाए वहां से तेजी में आगे बढ़ गया। उधर पैलेस में अब तक वापस पैलेस की बची हुई रौनक लौट आई थी। मंदिर में दाई माँ खड़ी दिया जलाती हुई माता रानी की मूर्ति को देखते हुए बोली, हे माँ, मेरे इस परिवार की रक्षा कीजिए और कल का दिन शांत हो माँ। इस घर में अब कोई भी अशांति मत लाइएगा।
मेरे बाबा को शक्ति दीजिएगा सबसे लड़ने की। यह बोलकर दाई माँ अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उनके उठते ही वहां एक नौकरानी भागती हुई आई और बोली, दाई माँ, बड़े साहब दिशा मैडम के साथ बाहर गए हैं। यह सुनते ही दाई माँ की भौहें हैरानी में जुड़ गईं। वह बोली, मतलब बाबा क्या उनके साथ साथ गए हैं? मगर कहाँ? यह सुनते ही वह नौकरानी बोली, पता नहीं दाई माँ, सर ने किसी से कुछ बताया नहीं, बस तेजरी में निकल गए। यह सुनकर दाई माँ परेशान हो गई। वह वक़्त देखने लगी। वैसे तो इस समय 6 बज रहे थे, मगर आज के बिगड़ते मौसम की वजह से आज अंधेरा जल्दी हो गया था। दाई माँ परेशानी में बोली, इस वक्त बाबा ऐसे चले गए और बाकी भी कोई घर पर नहीं। उनकी बात सुन वही नौकरानी दोबारा बोली, और दाई माँ, वो एक और साहब आए हैं, अपने कमरे में सो रहे हैं। यह सुनते ही दाई माँ तुरंत बोली, हाँ, बात हुई थी सुबह मेरी दिशा बिटिया से। उन्होंने बताया था कि उनके दोस्त आएंगे, तुम उन्हें परेशान मत करना, उन्हें आराम करने दो, काफी लंबे सफर से आए हैं। तू ये छोड़, जल्दी जाकर रसोई में देख खाना तैयार हुआ या नहीं, अब तक बाबा आते ही होंगे। यह सुनते ही वह नौकरानी वह आग से निकल गई। उसके जाते ही दाई माँ की आंखें फिर सिकन से बग आए। वह खुद से बोली, मैंने आज तक बाबा को कभी किसी लड़की के साथ नहीं देखा, मगर दिशा बिटिया के साथ वह एक ही गाड़ी में चले गए, वो भी अकेले। ये बात समझ नहीं आई, मगर एक सांस छोड़कर वह अंदर की तरफ बढ़ गई। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। एक तेज चीख के साथ बेहोश रिम की आंखें झटके में खुली। उसने जल्दी से इधर उधर नजरें फेरी। चारों तरफ सफेद रंग की दीवारें और सामने एक बड़ी सी खिड़की। रिम अंदर तक कांप गई। उसे वह प्लेस याद आया जब उसे गोली लगी थी। उसने जल्दी से नजरें अपने कंधे की तरफ घुमाई, जहां पट्टी बंधी हुई थी। रिम की आंखें भर आईं। वह चेहरा दूसरी ओर कर डरती हुई इधर उधर देखने लगी, मगर वहां कोई भी नहीं था। वह धीरे से बड़बड़ाई, ये सब कहाँ चले गए? उसकी कांपती हुई आवाज आई, अमन, अमन। अमन को पुकारते हुए रिम के कदम डगमगाए से जमीन पर पड़े। वह बिस्तर का सहारा लेकर आगे बढ़ने लगी। दवाइयों और इंजेक्शन की वजह से उसे अभी भी आंखों के सामने बेहोशी छाती नजर आ रही थी। उसकी आंखें चलते चलते बंद होने लगीं। अचानक रिम जोर से चीखी, अमन। वह जमीन पर मुंह के बल गिरती कि उससे पहले अचानक पीछे से किसी की मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। उसने बेहोशी की ही हालत में नजरें उठाईं तो उसके सामने अमन का घबराहट से भरा हुआ चेहरा था। वह कुछ बोल रहा था जो रिम को जैसे सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसकी चीख तक उसके कानों में नहीं पड़ रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें एक बार फिर बंद हो गईं। डॉक्टर, डॉक्टर, अमन जोर से पुकारने लगा। अचानक एक नर्स भागती हुई वहां आई। वह उन दोनों को देख बोली, सर मैडम यहाँ क्या कर रही हैं? उन्हें आराम करना था। उसकी बात सुनकर अमन डरता हुआ बोला, देखिए ना इन्हें क्या हुआ। रिम, रिम। वह रिम के गाल थपड़ पाने लगा, मगर रिम बेहोशी में बड़बड़ाए, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज, माँ, माँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। रिम का चेहरा लाल हो गया था, दर्द में या उससे दूर जाने के डर में। उसके माथे पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। वह फिर बोली, प्लीज मत जाओ, प्लीज। अमन ने अचानक से उसे अपनी गोद में उठा लिया। वह उसे बिस्तर पर लेटाता हुआ बोला, डॉक्टर को बुलाइए, देखिए इसे क्या हुआ, प्लीज जल्दी कीजिए। आज पहली बार अमन को कुछ खो देने का इतना डर था। नर्स बाहर भागी तो वह वहीं रिम का हाथ ले बैठ गया। वह उसका माथा अपने दोनों हाथों से सहला रहा था, मगर रिम बस बड़बड़ाए जा रही थी। वह दोनों ऐसे ही थे कि तभी उन दोनों के कानों में पीछे से अंदर आती दिशा की आवाज पड़ी। रिम वह चीख पड़ी। अमन ने नजरें उठाई तो दिशा आंखों में आंसू लिए उन दोनों की ओर भागी। उसके पीछे ही आरव बिना किसी भाव के खड़ा था। दिशा जल्दी से रिम के पास आकर रोती हुई उसके गालों को छूकर बोली, यह क्या हुआ रिम, प्लीज उठना, देख देख मैं आ गई हूँ। उसे रोते हुए देख अमन बोला, दिशा मैम, वह उठ जाएंगी, आप चिंता मत करिए, डॉक्टर हैं यहाँ। उसकी बात सुनकर दिशा फूट पड़ी। वह बार बार रिम का गाल थपथपा रही थी, मगर रिम कोई भी हरकत नहीं कर रही थी। दिशा फिर बोली, मुझे तुझे वहां अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए था, प्लीज रिम उठ जा, प्लीज। वह रोने लगी तो अब आरव से भी और बर्दाश्त नहीं हुआ। वह आगे बढ़ा और अमन को देखकर बोला, कैसे हुआ ये सब, कहाँ है वह आदमी, अब तुमने बात की? यह सुनते ही अमन अपनी जगह से उठा। वह आरव के पास आकर बोला, बॉस, वह कमीना अड्डे पर है, मगर कुछ बोल नहीं रहा। बुरी हालत कर दी है आदमियों ने उसकी, मगर वह मुंह नहीं खोल रहा। यह जानते ही आरव की मुट्ठियां कस गईं। वह दोबारा बोला, डॉक्टर ने क्या कहा है? अमन दोबारा से सिर झुकाए उदासी में बोला, उन्हें कुछ ही मिनटों में दोबारा होश आ जाएगा, मगर 3-4 दिन हमें उन्हें रेस्ट देना होगा। यह सुनकर आरव ने सिर हिला दिया। उसकी नजरें एक बार फिर रो रही दिशा के चेहरे पर गईं। उसे देख न जाने क्यों आरव को एक अजीब सी बेचैनी अपने सीने में महसूस होने लगी। दिशा की आंखें आंसुओं से भीग गई थीं। वह आगे रिम से कुछ कहती कि तभी रिम के हाथ एक बार फिर हिलने लगे। उसकी पलकें फड़फड़ाने लगीं। यह देखते ही दिशा के होठों पर मुस्कान आ गई। वह बोली, रिम। रिम ने तुरंत आंखें खोल दी। सामने दिशा को देखकर उसकी आंखें भर आईं। वह कांपते हुए बोली, दिशा। उसे देखते ही वह उसके गले लग गई। अचानक उन सभी के कानों में पीछे से एक हाँकती हुई आवाज पड़ी, रिम तू दिखे ना।
आवाज़ सुनते ही सबका ध्यान पीछे गया, जहां श्रेयांश खड़ा पेट पर हाथ रखे हाँफ रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वह शायद यहां तक भागता हुआ आया है। श्रेयांश को देखते ही रिम और दिशा साथ बोली, श्रेयांश। श्रेयांश उनके पास आया। वह फिक्रमंद सा रिम के बालों को सहलाकर बोला, तू ठीक है ना? रिम ने धीमे से सिर हिलाया। तभी अमन बोला, डॉक्टर ने कहा है कि हम इन्हें घर ले जा सकते हैं। यह सुनते ही श्रेयांश ने सिर हिलाया। अब दिशा से और रहा नहीं गया। उसने आखिरकार दोबारा वही सवाल आरव से किया, जिसका जवाब वह पूरे रास्ते उससे मांगती आई थी, मगर हर बार आरव कोई जवाब नहीं देता था। दिशा अब लाल आंखें लिए बोली, आखिर यह सब हुआ कैसे? बताइए मिस्टर रघुवंशी। उसका सवाल सुनकर भी आरव के भाव नहीं बदले। वहीं अमन अब सर झुकाए बोला, सारी गलती मेरी है। उसकी आवाज़ सुनते ही रिम की नज़रें भी उस पर चली गईं। अमन आंखों में नमी ले बोला, अगर मैं समय से एक्शन लेता तो रिम आज यहाँ नहीं होती। यह सुनते ही रिम लड़खड़ाती हुई बोल उठी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि अगर तुमने मुझे बचाया नहीं होता तो शायद ये गोली मुझे छूकर नहीं जाती। थैंक यू। आज रिम को भी काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि इतने समय से उसने अमन को कितना नीचा दिखाया, मगर आज अमन ने ही उसकी जान बचाई। अगर उसे आज कुछ हो जाता तो वह क्या जवाब देती अपने परिवार को? बस यही ख्याल उसे और डरा रहा था। अब बीच में श्रेयांश बोला, मगर अमन, वह था कौन जिसने यह सब किया? यह सुनकर अब आरव अपनी नजरें फेरता हुआ कठोरता से बोला, मेरे एक दुश्मन ने उसे भेजा था, मगर अब वह अपनी असली जगह पर है। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। और हाँ, आज के लिए हमें माफ करिएगा, हमारी लापरवाही की वजह से यह सब हो गया, मगर अब आगे हम आपकी भी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी लेते हैं। अब आप सब हमारी जिम्मेदारी हैं। यह कहते ही वह दिशा की तरफ पलटा, जो तुरंत उस पर नजरें पड़ते ही बोल उठी, उसकी जरूरत नहीं है मिस्टर रघुवंशी। यह सुनते ही सब उसे देखने लगे तो दिशा आंखों में वही गुस्सा लिए बोली, क्योंकि अब हमें आपके और एहसान नहीं चाहिए। हम सब आज ही वापस पुणे जा रहे हैं। यह सुनते ही रिम और श्रेयांश की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब आरव से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वह समझ रहा था दिशा अचानक से ऐसा क्यों कह रही थी। दिशा की बात सुनकर रिम बोली, दिशा तू ये क्या कह रही है? रिम तुरंत बोली, मिस्टर रघुवंशी, यह बस गुस्सा है, मैं माफी मांगती हूँ, हम रुकेंगे। यह सुनते ही दिशा अब और गंभीरता से बोली, हम नहीं रुकेंगे और आज ही वापस जाएंगे रिम। मैंने फैसला ले लिया है। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से मुझसे मेरे दोस्त छिन जाएं। किसी की सोच या किसी के एक्शंस का ठेका नहीं लिया है मैंने, और ना ही मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं अपनी इज्जत और तुम्हारी जिंदगी किसी के घमंड के सामने न्यौछावर कर दूं। उसकी बात वहां मौजूद हर शख्स के सिर के ऊपर से जा रही थी, केवल आरव को छोड़कर। आरव दोबारा बोला। वहीं उसके होंठ हिलते देख दिशा गुस्से के साथ ये समझ गई कि आरव दोबारा वही माफी दोहराएगा, मगर अब दिशा अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी, यह भी उसने सोच लिया था। आरव एक सांस छोड़ता हुआ बोला, दिशा। उसकी नजरें उसकी आंखों में थीं, वहीं दिशा भी आज निडर उसे ही घूरे जा रही थी। ठीक है, आगे आपकी मर्जी, मगर हाँ, आपके साथ हुई हमारी कोई भी डील्स आप आगे इस्तेमाल नहीं कर सकती। होप कि आपको कॉन्ट्रैक्ट याद होगा जिस पर आप सभी ने साइन किया है। उसकी बात सुनते ही सबके मुंह खुले के खुले रह गए। कैसा आदमी है यह? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। दिशा यह सोचते हुए हैरान रह गई। वही ना बार बिना मुड़े वहां से निकलने को हुआ कि तभी अब श्रेयांश तेज आवाज में बोल उठा, नहीं मिस्टर रघुवंशी। आरव मुड़ा नहीं, मगर उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। श्रेयांश दोबारा बोला, हम यहाँ रुकेंगे जब तक ये प्रोजेक्ट नहीं हो जाता, आप चिंता मत करिए। बस यही सुनना था कि अब आरव के होंठ हौले से मुड़ गए। वह तेजी में वहां से निकल गया। वहीं उसके पीछे अमन जाता हुआ बोला, मैं बाकी फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूँ। यह कहकर वह भी वहां से चला गया। पागल हो चुकी है तू, रिम गुस्से में चिल्लाई। वहीं दिशा रोती हुई पलटी और बोली, मगर मैं अपने सपने तुम्हारी जिंदगियों को दांव पर लगाकर पूरे नहीं कर सकती रिम, और वैसे भी मैं इतना सब लोगों की मदद करने के लिए ही कर रही हूँ, मगर इसका यह मतलब नहीं कि मैं अपनों को भूल जाऊं। यह सुनकर श्रेयांश उसके पास आया। वह उसे अपने सीने से लगाकर बड़े प्यार से उसका सिर सहलाता हुआ बोला, पगली, इसमें हम सबकी जिंदगियां कहाँ से आईं? हम सभी तेरे सपनों के लिए यहाँ हैं, और आज जो हुआ वह सब महज एक हादसा था। रघुवंशी नाम कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत दुश्मन होंगे उसके दिशा, मगर हम ऐसे फैसले नहीं ले सकते जब सारा प्रोजेक्ट उनके पास है। अगर आज हम चले गए तो तेरा सपना, हमारा सपना हमेशा के लिए टूट कर रह जाएगा। श्रेयांश ने दिशा के गालों को खींचा तो दिशा अब फूट पड़ी। सच में भगवान ने उससे सब छीना, मगर उसके बदले भी इस दुनिया में जीने के लिए एक परिवार दिया। यह सोचकर वह श्रेयांश और रिम के गले लग जोर जोर से रोने लगी। वहीं रिम और श्रेयांश के होठों पर भी अब मुस्कान आ गई। वह दोनों एक दूसरे को देख दिशा को सहभालने लगे। उधर उसी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। एक बड़ी सी खिड़की के सामने खड़े आरव के होठों पर एक गहरी मुस्कान और आंखों में सवाल थे। वह धीरे से बड़बड़ाया, मुझे नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, मगर अब मुझे मजा आ रहा है। कुछ जीतने की खुशी
उसके हाथ आज एक हुक्म का इक्का लग गया था जिसके सहारे आगे कोई बड़ा हिस्सा उसकी जिंदगी का पूरा होने वाला था। वह हंसकर एक हूं के साथ बोला, कितना अच्छा लगता है जब लोगों के फैसले आपके फैसलों की वजह से बदल जाएं। यह सोचते हुए उसे अपना बचपन याद आने लगा। माँ, माँ, एक लड़का भागता हुआ किचन में गया। सामने ही एक और दूसरी तरफ मुंह किए खड़ी खाना बना रही थी। उसे देखते ही वह छोटा सा बच्चा उसके पैरों से लिपट गया। वह तुरंत उस औरत को झकझोर कर बोला, माँ, देखो ना, डैड आज भी मुझे घूमने नहीं ले गए। उस बच्चे के एहसास को अपने पास महसूस करते ही उस औरत ने धीमे से अपनी आंखें पोंछीं। वह पलटी और सामने उस बच्चे को देख बड़े लाड से बोली, क्या हुआ बेटा? मैंने बताया था ना डैड काफी ज्यादा बिजी हैं। यह सुनते ही वह बच्चा अपनी माँ की लाल आंखों में आंसू देख बोला, आप रो रही हो? उसकी आवाज सुनते ही वह औरत ठिठक गई। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। वह बोली, नहीं बेटा, वह बस मैं प्याज काट रही थी। तुम ये छोड़ो, जाओ बाहर जाकर खेलो। डैड आएंगे फिर हम तीनों आज उनसे नाराज हो जाएंगे, समझे? वह बच्चा मासूमियत में बोला, तीनों। तभी वह औरत हंसकर बोली, तो क्या अब आपका भाई या बहन भी आएगा ना जल्दी आपके पापा से नाराज होने के लिए? उनकी बात सुनकर वह छोटा सा बच्चा मासूमियत में अपने ही सिर पर हाथ मारकर बोला, अरे मैं तो भूल ही गया था, मेरी बहन भी आएगी ना अब। यह सुनते ही वह औरत अपने बच्चे के गालों को छूकर उनसे सवाल करती हुई बोली, बहन क्यों, भाई क्यों नहीं चाहिए आपको? यह सुनते ही वह बच्चा मासूमियत में बोला, अरे आप जानते हो मेरे स्कूल में मेरा दोस्त है, उसकी भी बहन है, बहुत क्यूट। मुझे भी वैसे ही बहन चाहिए मम्मा, मैं उसे खूब प्यार करूंगा, उसके लिए चॉकलेट लाऊंगा। उसकी बातें सुनकर अब वह औरत खुद को मुस्कुराने से और रोक नहीं पाई। वह तुरंत बोली, हम खूब प्यार करेंगे हम आपकी बहन को, मगर अभी जाओ अपना होमवर्क करो आरव, वरना कल के लिए लेट हो जाएगा। यह सुनते ही आरव मुंह बनाते हुए सिर हिलाकर वहां से चला गया। वैसे कोई और दिन होता तो वह अपनी माँ को अपने पीछे तब तक होमवर्क के लिए भागता जब तक उसकी माँ खुद ही थक कर उसका काम करने ना बैठ जाए। मगर अब वह बड़ा भाई बनने वाला था। अब उसकी ड्यूटी थी अपने बेबी का ख्याल रखने की। बस यही वजह थी कि छोटा अरव चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाते ही उसकी माँ आंखों में नमी ले बोली, काश सब पहले जैसा हो पाता। बस माता रानी मेरे बच्चे को सही सलामत रखे, वरना अगर पापा के सामने सच आया तो वह कहीं हमें नुकसान न पहुंचाए। उनका शरीर डर में कांप गया। रघुवंशी की इकलौती बेटी भागकर शादी की है, मैंने सुना है। बताओ, घर की इज्जत तो कैसे उछाल सी दी इस लड़की ने। अरे मेरी बेटी होती तो मैं तो उसे कभी माफ नहीं करती। बस यही बातें वह अपने आसपास सुन रही थीं जब से रघुवंशी जी यानी उनके पिता उनके घर से लौटे थे। चारों ओर बात फैल गई थी कि आज वह अपनी बेटी को लेने आए, मगर उनकी बेटी ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। यही सब सोचते हुए खुशी जी, आरव की माँ, का डर बढ़ता जाता। उन्हें अपने पिता का गुस्सा अच्छे से याद था। वह अपने पल्लू को हाथों में भींचते हुए बोली, प्रताप, आप कब वापस आएंगे? कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, प्लीज जल्दी वापस लौट आइए। यह कहते हुए उनकी आंखें एक बार फिर भीग गईं। क्या होगा आगे? किसी अनहोनी का डर है खुशी जी को। वही आरव का बचपन किस काले साये से गुजरा है जो आज भी उसके सीने में आग सा जल रहा है। वही दिशा का बदला फैसला क्या माफ कर देगी वो आरव को? आगे जाने के लिए पढ़िए सफर तेरे साथ। आगे का भाग पढ़ने के लिए फॉलो करें और शेयर। और हाँ, मेरी कहानी को अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। कमेंट करें। रेड हार्ट चेरी ब्लॉसम, लेखिका शिवांगी। और अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आएं तो प्लीज़ मेरी और कहानियाँ भी पढ़ें। पढ़ने के लिए शुक्रिया रेड।